हेलो एवरीवन। गेट फिजिक्स 2024 एग्जाम डेट आपकी आ चुकी है। 3 फरवरी 2024 का आपका एग्जाम है और होप आप सभी की अच्छी तैयारी चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं कि गेट एग्जाम में 50 डेज में आप एक अच्छे रैंक के साथ कैसे इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि इस एग्जाम को एक अच्छे रैंक से अगर आप क्रैक करते हैं तो आपको काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। IITs, IASC, इन सब में आप जो पोस्ट होती हैं, ठीक है ना, PhD कोर्स के लिए, इंटीग्रेटेड MSc PhD कोर्स के लिए, MTech, MPhil, तो इन सब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इंटरव्यू के लिए कॉल आता है आपके पास, ठीक है, तो इंटरव्यू के लिए अगर आपके पास कॉल आता है तो फिर आप वहां जाकर के इंटरव्यू दे सकते हैं। बाकी आपका सिलेक्शन टोटली आपकी इंटरव्यू पर निर्भर करता है। आज हम इस वीडियो में इसी से रिलेटेड बात करने वाले हैं। गेट एग्जाम की एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न क्या है, प्रीवियस ईयर की क्या कट ऑफ रही है और कैसे 50 डेज में आप तैयारी करके इस एग्जाम को एक अच्छे रैंक के साथ क्रैक कर सकते हैं। आज इसी बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, गेट 2024 एग्जाम IISc बेंगलोर ऑर्गेनाइज कर रहा है। इस एग्जाम के माध्यम से आप IITs, IASC, इन सब में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए मतलब जा सकते हैं, है ना। इंटरव्यू आपको फेस करना होगा। इंटरव्यू में एक बार सिलेक्शन हो जाता है आपका, देन यू विल सिलेक्टेड इनटू IITs और IASC। तो ओल्ड IITs भी हैं जिनके लिए एक अच्छी रैंक होना बहुत जरूरी है, अंडर 500, 700 तक भी। और कुछ न्यू IITs भी हैं जो कि अगर आपकी रैंक थोड़ी कम भी रह जाती है, मतलब थोड़ी ज्यादा अगर आपकी रैंक है, लेट अस सपोज 1000 के अप्रॉक्स, तो फिर आप उन IITs में भी जा सकते हैं इंटरव्यू के लिए। अब साइंटिफिक ऑफिसर की एक पोस्ट होती है बार्क में, DRDO, तो इन सब में आप अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ और गवर्नमेंट जॉब्स जैसे कि AIJE है, जूनियर एग्जीक्यूटिव एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर, तो काफी रेप्यूटेड जॉब्स हैं। तो इन जॉब्स के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यहाँ पर IISc बेंगलोर ने गेट एग्जाम को जो कंडक्ट करवाया था वो कब कब करवाया। देखो, 2008 में करवाया था, 2016 में, और अब करवा रहे हैं 2024 में। ये मैंने इसलिए बताया आपको क्योंकि इन दो जो साल है ना, मतलब 2008 और 2016, इनके क्वेश्चन पेपर्स आपको एक बार जरूर करने चाहिए, ठीक है ना। इनके क्वेश्चन पेपर आप एक बार जरूर लगाएंगे, है ना। इनका सॉल्यूशन आप जरूर देखेंगे, कैसे आपको इसको क्वेश्चन में टैकल करना है, क्या क्या हमारे पास टॉपिक्स आए हुए हैं, ये काफी मैटर करता है इस चीज का, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्या है। इस एग्जाम की एलिजिबिलिटी टोटली डिपेंड करती है कि आप किस कोर्स में एनरोल करने जा रहे हैं। जैसे कि MTech है, MSc है, इंटीग्रेटेड PhD है, तो मतलब उसके लिए क्या होता है कि हमारे पास जैसे ग्रेजुएशन करने के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हो, फिर आप 3rd ईयर में होने चाहिए और आपका रिजल्ट तब तक आ जाना चाहिए, तब तक आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाए, तब तक आपका रिजल्ट जो है वो आ जाना चाहिए, ठीक है ना। और हायर ईयर्स ऑफ एनी अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम और हु हैव कंप्लीटेड एनी गवर्नमेंट अप्रूव्ड डिग्री प्रोग्राम इन द इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, साइंस, अब ये साइंस अपने लिए इंपॉर्टेंट है, आर्किटेक्चर, ह्यूमैनिटीज, दे आर एलिजिबल फॉर द गेट एग्जाम। तो ये मैंने जैसा आपको बताया कि जिस भी कोर्स में आप एनरोल करने जा रहे हैं उसके हिसाब से एलिजिबिलिटी निर्धारित करती है कि जो भी आप प्रीवियस कोर्स में एनरोल थे उसके एक तो फाइनल ईयर में और आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, या तो जब इंटरव्यू के लिए कॉल होगा या फिर आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका हो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे। देखिए, ये वैलिडिटी है, स्कोर कार्ड की जो वैलिडिटी है वो 3 इयर्स की होती है। गेट एग्जाम के स्कोर कार्ड की वैलिडिटी 3 इयर्स की है। तो ये एक सैंपल के तौर पे मैंने यहाँ पर दिखाया आपको, जैसे कि गेट 2015 स्कोर कार्ड, इस प्रकार का एक स्कोर कार्ड आपके पास आएगा। जैसे ही आप इसके मतलब जो क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, जो क्वालिफाइंग मार्क्स है अलग अलग कैटेगरीज में, अगर आप उसको यहाँ पर जो है उससे ज्यादा अगर आपके मार्क्स आते हैं तो फिर आपके 100 में से मार्क्स आएंगे और ऑल इंडिया रैंक जो है इस पेपर में जो भी आपने मतलब अचीव किया होगा वो यहाँ पर आपका शो होगा इस कार्ड के अंदर। और वैलिडिटी भी लिखा रहता है साथ ही साथ, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 2015 से लेकर के 2018 तक ये कार्ड वैलिड है। यानी कि इस बीच अगर आप अप्लाई करते हैं किसी भी PSUs के अंदर, IITs के अंदर, तो फिर आप जा सकते हैं इंटरव्यू के लिए अगर आपको कॉल किया जाए तो, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है कि कुछ पर्टिकुलर्स की बात करते हैं उनकी डिटेल्स को लेकर के, जैसे कि एग्जामिनेशन CBT, कंप्यूटर बेस्ड मोड में एग्जाम होता है और हमेशा से ही हो रहा है वैसे ही, ठीक है ना। CBT मोड में ही होता है। ड्यूरेशन की बात करें तो 3 आवर्स आपको यहाँ पर टाइम मिलने वाला है। सेक्शन क्या क्या आएंगे, तो जनरल एप्टीट्यूड, जैसा आपका CSR नेट एग्जाम पैटर्न है ना वैसा ही है, बस वहां पर MCQs आते हैं, लेकिन यहाँ पर मल्टीपल सेलेक्टेड क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं और स्टूडेंट लगभग यहीं पर ही मात खाता है, MSQs और NAT।
क्योंकि एमसीक्यूज में क्या होता है कि हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, तो एक ऑप्शन तो करेक्ट होगा ही, तो मतलब मार्क्स उसमें ज्यादा आने के चांसेस होते हैं। लेकिन एमएसक्यू और एनईटी में कहीं ना कहीं मार्क्स जो है वो लूज करता है स्टूडेंट। ठीक है, तो इसलिए अभी आने वाले मतलब कुछ सालों से, 2-3 सालों से ये एग्जाम थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, क्योंकि एमएसक्यू और एनईटी भी इंक्लूड कर दिया गया, जो कि पहले नहीं था। पहले एमसीक्यू था सिर्फ और सिर्फ। अब जनरल एप्टीट्यूड पहले भी आ रहा था, अभी भी आ रहा है। जनरल एप्टीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट और एक क्रूशियल पार्ट होता है। जनरल एप्टीट्यूड भी आपको सोल्व करना चाहिए। मतलब आप डेली 1 से 2 आवर्स जनरल एप्टीट्यूड को भी देंगे, ठीक है ना। और मॉक टेस्ट जो आप देते हैं तो जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन भी उसमें इन्वॉल्व हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 15 मार्क्स का आपका जनरल एप्टीट्यूड आता है और 85 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट आएगा। जैसे कि आपके पास फिजिक्स सब्जेक्ट है, फिजिक्स सब्जेक्ट आएगा 85 मार्क्स का। इसलिए टोटल मार्क्स 100 होंगे इस क्वेश्चन पेपर का, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी इन्वॉल्व है। अब एमसीक्यूज में ही है सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव मार्किंग। अगर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है तो 1/3 मार्क्स डिडक्ट होंगे फॉर द रॉन्ग आंसर। अगर मार्क्स 2 है हमारे पास ना, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है अगर एमसीक्यू, तो फिर उसमें 2/3 मार्क्स डिडक्ट होंगे। बट मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चन और न्यूमेरिकल आंसर टाइप में कोई किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मार्किंग स्कीम। तो क्वेश्चन आपके या तो 1 मार्क्स के होंगे या फिर 2 मार्क्स के। तो इन्हीं 2 मार्क्स के आपको देखने को मिलेंगे, या तो 1 मार्क का होगा या फिर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। सीएसआर नेट में एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है। तो हम स्टूडेंट को यहाँ पर ये बताते हैं कि 5 मार्क्स में आपको यहाँ पर जो है कोई किसी प्रकार का रिस्क नहीं लेना होता है, क्योंकि 5 मार्क्स पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। 1.25 अगर नेगेटिव हो जाएगा तो 5 मार्क्स आपका वहां से भी चला गया, मतलब 6.25 आपका नेगेटिव हो गया। तो ये गलती नहीं करना है। हाँ, आप 1 मार्क में अगर सीएसआर नेट में कुछ रिस्क ले लेते हो तो उससे ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा जितना 5 मार्क्स पे होता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम ये सजेस्ट भी करते हैं स्टूडेंट्स को कि आप नेगेटिव में जितना हो सके कम लगाइए, है ना, आंसर्स। आपको नहीं पता है तो उसको रहने ही दीजिए। ओके, नेक्स्ट है कि एग्जाम पैटर्न क्या है। अब एग्जाम पैटर्न में टोटल क्वेश्चंस आपको 65 देखने को मिलेंगे। इसमें 10 क्वेश्चंस जनरल एप्टीट्यूड के होंगे और 55 क्वेश्चंस होंगे सब्जेक्ट रिलेटेड। इसलिए टोटल मार्क्स होंगे, देखो, जनरल एप्टीट्यूड के 15 और यहां पर 85 मार्क्स होंगे सब्जेक्ट रिलेटेड, यानी टोटल 100 मार्क्स। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया 100 मार्क्स का पेपर है, 3 आवर्स, और टोटल क्वेश्चंस कितने हैं 65, जिसमें एमसीक्यू, एमएसक्यू, एनएटी ये सब इंक्लूडेड होंगे। किस प्रकार से इंक्लूड है उस पर एक बार बात करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक जनरल एप्टीट्यूड पार्ट रहेगा, जिसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है और ये एमसीक्यू टाइप है। 6 से लेकर के 10 क्वेश्चंस ये भी जनरल एप्टीट्यूड ही है, जिसमें 2 मार्क्स के हर एक क्वेश्चन रहेंगे, एमसीक्यू टाइप भी हमारे पास रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 35 मार्क्स। इसमें 1 मार्क का एक क्वेश्चन रहता है, एमसीक्यू भी इसके अंदर होंगे, एमएसक्यू भी होंगे और एनएटी भी होंगे, तीनों इंक्लूडेड हैं इसके अंदर। और क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर के 65 तक यहां पर क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के, जहां पर एमसीक्यू, एमएसक्यू और एनएटी सभी इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, तो एग्जाम काफी इंपॉर्टेंट आता है, एमसीक्यू सभी में है। ठीक है ना, जनरल एप्टीट्यूड में भी, फिजिक्स में भी एमसीक्यू ज्यादा होंगे, एमएसक्यू, एनईटी इसके मुकाबले थोड़े कम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि पहले की कट ऑफ्स क्या रही हैं। देखो, कट ऑफ निकालना इज नॉट इंपॉर्टेंट, है ना। कट ऑफ आप कर लेंगे इस एग्जाम को, अगर आपकी अच्छी तैयारी चल रही है, आप मॉक टेस्ट देते हैं, आपकी नेट की एग्जाम की तैयारी चल रही हो, इसके अलावा दूसरे एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे कि जेस्ट एग्जाम है, टिफर एग्जाम है, तो रैंक जो है वो मैटर करता है इसके अंदर। आपका स्कोर के हिसाब से, जो भी आपका स्कोर आएगा 100 में से, उसके बिहाफ पर आपका जो रैंक है वो डिसाइड होता है, और उसके बिहाफ पर ही आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। एंड देन जैसा आपका इंटरव्यू में परफॉर्मेंस रहता है उसके हिसाब से आपको सेलेक्ट किया जाएगा। 2023 की अगर कट ऑफ की बात की जाए तो फिजिक्स में जनरल कैटेगरी में 31.1 मार्क्स थे, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 27.9, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी में 20.7। तो ये ट्रेंड है। देखो, आप यहां पर अगर आप देखोगे तो ये जो हमारे पास कट ऑफ्स हैं वो 20 मतलब 30 के अराउंड रहने वाले, 30-35 इतना आप देख रहे हो जनरल कैटेगरी में, इतना आपका रहने वाला है। लेकिन आपको स्कोर जो करना होता है ना, वो आप मान करके चलिए कि आप लगभग 45 to 50 सोच करके चले, ठीक है ना। इतना मतलब आपको स्कोर करना ही करना है। बाकी ये स्कोर आप तभी कर पाएंगे 45 to 50 जब आप 60-70 का टारगेट लेकर के चलोगे। ठीक है, तो ये टारगेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टारगेट हमेशा ज्यादा होना चाहिए, तभी आपके जो मार्क्स हैं वो 45-50 आ सकते हैं। 70 मार्क्स आप समझ के चलिए, अगर 70 मार्क्स आपके आ रहे हैं तो रैंक जो हमारी 1 होती है, 1 से लेकर के 10 तक, इस बीच आपकी रैंक आएगी। अगर मार्क्स आपके 70 के अप्रॉक्स आ रहे हैं तो काफी ज्यादा मार्क्स होते हैं 100 में से, ठीक है ना।
तो इसमें आप मान करके चलिए कि आपको अगर एक अच्छा स्कोर करना है ना, तो 45 to 50 आपको स्कोर करना चाहिए। 45 to 50 आपको स्कोर करना चाहिए। और अगर बहुत अच्छा स्कोर करते हैं तो फिर आपको 60 के अराउंड, 55 to 60 आपको स्कोर करना चाहिए। और 70 के अराउंड आप करते हैं तो दी बेस्ट है। फिर आपको जो है ना, यहाँ पर कोई नहीं रोक सकता। मतलब आप हर जगह पर एलिजिबल हैं इंटरव्यू के लिए। ठीक है, गेट एग्जाम का जो भी स्कोर कार्ड है उसके हिसाब से आप हर जगह वैलिड हैं, और आप इंटरव्यू के बिहाफ पर आपका सिलेक्शन वहां पर हो सकता है। कि ऑब्वियसली किसी के 70 मार्क्स आ रहे हैं तो उसकी नॉलेज आप जानते हैं, उसकी नॉलेज काफी अच्छे तरीके से होगी, इंटरव्यू अच्छे से क्रैक कर सकता है, और फिर उसका एग्जाम में मतलब जो भी उसको इंस्टीट्यूट चाहिए तो वो आसानी से उसको ले सकता है। ठीक है ना, एडमिशन। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जो कि आज का हमारा टॉपिक भी था, कि कैसे हम 50 डेज में तैयारी करके एक अच्छी रैंक को हासिल कर सकते हैं। देखिए, पहली बात मैं आपको बता देता हूं कि टिफर का एग्जाम है, सीएसआर नेट एग्जाम है, जेस्ट एग्जाम है, गेट एग्जाम है, आईआईटी जैम है, आर्क एग्जाम है, एटसेट्रा। ये जितने एग्जाम्स हो रहे हैं, देखो ये सभी एग्जाम्स आप देखते हो यहां पर कि जो दिसंबर से लेकर के मार्च अप्रैल तक में ये एग्जाम सारे कंडक्ट हो जाते हैं, और उसके बाद चलते हैं एडमिशन। तो अब ये देखिए, आपको हर एक के लिए अलग अलग प्रिपरेशन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 9 सब्जेक्ट्स आपके होते हैं। देखो, फिजिक्स में आपके 9 सब्जेक्ट्स होते हैं, उनमें से जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उन पर आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए, जैसे कि मैथमेटिकल फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, ईएमटी, एंड लास्ट पार्ट इज इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये हमारे पास मेजर सब्जेक्ट्स हैं। इन मेजर सब्जेक्ट्स को अगर आप अच्छे तरीके से करते हैं थोरोली ना, जो भी हमारे पास स्टैंडर्ड बुक्स चलती हैं जैसे कि ग्रिफिथ्स है, वाई के लिम की जो सीरीज है, ठीक है, मतलब जेटली की बुक है, एच के दास बुक है, तो ये जो भी बुक्स हैं उनको आप अच्छे तरीके से अगर करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को अच्छे तरीके से करते हैं, पीवाईक्यूज करते हैं, और कुछ मॉक टेस्ट अगर आपको मतलब कुछ मॉक टेस्ट अगर आप देते हैं, मान लीजिए आप 10 to 15 मॉक टेस्ट इन द लास्ट, तो फिर आपको सिलेक्शन के लिए कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है ना, क्योंकि आपकी इंप्रूवमेंट ही हो रही है, और इंप्रूवमेंट ही नेसेसरी होती है किसी भी चीज में। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको इंप्रूवमेंट चाहिए सबसे ज्यादा, और इंप्रूवमेंट एक बार में नहीं आता कि आप मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हो लास्ट टाइम तक और फिर एकदम से एग्जाम के लिए चले गए, ठीक है, तो उसमें आपने अपने मार्क्स सुधारे नहीं है। अभी आपके मार्क्स डिडक्ट होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, 90 to 95% है कि आप जितना सोच करके चलो उससे बहुत कम मार्क्स आपके आएंगे अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं दिया, अगर आपने खुद पर वर्क नहीं किया तो। देखिए, ये एग्जाम अगर आपके दिसंबर से अप्रैल तक चल रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप इनके लिए एक अच्छे तरीके से तैयारी पहले से ही करके चलिए, है ना। और अगर मैं 50 डेज की यहाँ पर बात कर रहा हूं तो 50 डेज में आप यहाँ पर रिवीजन भी कर सकते हैं, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उनको ज्यादा से ज्यादा आप लगा सकते हैं। तो ये एक स्ट्रेटेजी होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि 50 डेज हमने सिर्फ तैयारी करी बहुत अच्छी रैंक आ गई, देखो ऐसा तो होता नहीं है। लेकिन एक चीज पर जरूर डिपेंड होता है कि अगर आपकी पहले की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हैं, तो फिर आप 50 डेज में तैयारी करके और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर फोकस करके इन एग्जाम्स के मतलब पीवाईक्यूज करके, जैसे गेट एग्जाम का आप दे रहे हैं तो गेट एग्जाम के पीवाईक्यूज, मॉक टेस्ट, इन सबको लगा करके आप अपने को आपको इंप्रूवमेंट कर रहे हो, तो एग्जाम जब आप दोगे ना तो फिर उस टाइम पर आपकी रैंक इंप्रूव ही होगी बहुत अच्छे तरीके से। हो सकता है आपने इससे पहले भी गेट एग्जाम दिया हो, तो उस समय पर हो सकता है आपकी रैंक इतनी अच्छी नहीं आई हो, और रैंक अच्छी नहीं आना दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, है ना। वो हमारे लिए जो है, रैंक अगर अच्छी नहीं आ रही है तो फिर वो कहीं ना कहीं दुख भी होता है, क्योंकि रैंक अच्छे आना बहुत जरूरी है इस एग्जाम के अंदर, चाहे फिर वो कोई भी एग्जाम हो, मतलब चाहे अगर सीएसआर नेट का एग्जाम आप दे रहे हैं, गेट एग्जाम आप दे रहे हैं, क्योंकि रैंक के बिहाव पर ही तो सिलेक्शन होने वाला है ना आपका। यहाँ पे इंटरव्यू के लिए कॉल तो तभी आएगा जब आपका अच्छा रैंक होगा, ठीक है ना। तो ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप मेजर सब्जेक्ट्स पर ज्यादा फोकस कीजिए, इन एग्जाम्स को एक साथ लेकर के चलिए, क्योंकि सिलेबस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर मैं यहां पर बात करूं सीएसआर नेट और गेट एग्जाम के बारे में, तो इनमें कुछ कुछ टॉपिक्स जो है ना, वो सीएसआर नेट में कहीं ना कहीं आपको ज्यादा मिलेंगे। गेट फिजिक्स में इसका सिलेबस कहीं ना कहीं सीएसआर नेट से कम ही होगा, और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो सीएसआर नेट में नहीं आते, गेट फिजिक्स में आ जाते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक भी हैं, ठीक है, जैसे कि एनएमआर है, ईएसआर है,
है ना, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में, तो वहां से क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है गेट फिजिक्स के अंदर, लेकिन यहाँ पर सीएसआर नेट में नहीं आता है। लेकिन ऑलमोस्ट मतलब आप मान करके चलिए कि 90% 95% आपका सिलेबस लगभग समान ही है। कुछ टॉपिक्स आप यहां पर नेग्लेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ग्रीन फंक्शन है मैथमेटिकल फिजिक्स में, तो ग्रीन फंक्शन आपका सीएसआर नेट के अंदर तो है, लेकिन गेट फिजिक्स एग्जाम के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए आप क्वांटम मैकेनिक्स कर रहे हो, तो क्वांटम मैकेनिक्स में स्कैटरिंग थ्योरी, बोर्न अप्रोक्सीमेशन, पार्शियल वेव एनालिसिस, वो आपका सीएसआर नेट में है, लेकिन गेट फिजिक्स में नहीं है। ठीक है, तो आप इन दोनों के सिलेबस को एक बार कंपैरिजन कीजिए, इन दोनों के सिलेबस को कंपैरिजन कीजिए, आप पाएंगे कि इन दोनों का सिलेबस काफी सिमिलर है। और इतना ही नहीं, बल्कि इन सभी एग्जाम का सिलेबस जो है काफी सिमिलर है, क्योंकि वही 9 सब्जेक्ट अपने को करने हैं, और 9 सब्जेक्ट्स जो आप करेंगे उनमें मेजर सब्जेक्ट्स पर आप ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि एक बार अगर ये हमारे अच्छे तरीके से हो जाते हैं तो फिर आप इन एग्जाम्स को अच्छे से क्रैक कर सकते हो एक अच्छे मार्क्स के साथ। ठीक है, बट ऐसा भी नहीं है कि हम उन टॉपिक्स, उन सब्जेक्ट्स को छोड़ दें जो बाकी मैंने 4 नहीं बताए यहाँ पे, जैसे एटॉमिक मॉलिक्यूलर फिजिक्स है, थर्मल एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स है, और इसके अलावा सॉलिड स्टेट फिजिक्स है। तो इन सब्जेक्ट्स को भी आपने कंसिडर करना है, लेकिन अधिक इंपॉर्टेंस ये रखते हैं। ठीक है ना, तो ये तो है पहली स्ट्रेटेजी। ओके, इन सभी एग्जाम्स की तैयारी अगर आप कर रहे हो, इवन अगर आप सीएसआर नेट एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, तो गेट फिजिक्स आप आराम से 50 डेज में तैयारी करके क्रैक कर सकते हैं अच्छी रैंक के साथ। लेकिन मैं ये कह रहा हूं 50 डेज में तभी क्रैक कर पाओगे जब आपको पहले के कॉन्सेप्ट पता हो अच्छे तरीके से, आप किसी न किसी एग्जाम की तैयारी कर चुके हो, जैसे कि सीएसआर नेट एग्जाम की तैयारी आप कर चुके, टिफर की तैयारी करके, या फिर जेस्ट एग्जाम की, तो फिर वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो ये थी फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग जो आती है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मॉक टेस्ट। ये हम हर एग्जाम के लिए बताते हैं। देखो, मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट टाइम तक अपने रिवीजन किए जा रहे हो, कोई मॉक टेस्ट नहीं चल रहा है ना, क्वेश्चन आएंगे हम देख लेंगे उसको, हो जाएगा, अभी हो जाएगा वाली चीज नहीं होती है। ठीक है ना, मॉक टेस्ट अगर आप देते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी गलतियों में सुधार होता है, कुछ नए कॉन्सेप्ट भी हो सकता है आपको पता चल जाए, है ना। और लास्ट मिनट रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है ना, और इसके लिए ऐसा नहीं कि आप कंप्लीट जो कोई आपकी नोटबुक है उसमें अगर आपने नोट्स बना रखे हैं, उस कंप्लीट नोटबुक आप दोहराए जा रहे हो, नहीं, आपको एक फॉर्मूला शीट जरूर बनानी चाहिए। फॉर्मूला शीट, सब्जेक्ट वाइज फॉर्मूला शीट बहुत काम आती है। हर एक सब्जेक्ट की अपनी एक फॉर्मूला शीट होनी चाहिए, है ना, हर एक सब्जेक्ट की अपनी एक फॉर्मूला शीट होनी चाहिए जिसमें सिर्फ फॉर्मूले लिखे हो। ठीक है, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर आपको फोकस करना है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें थर्ड जो आता है पॉइंट, वो ये है कि जो एमएसक्यू है और जो एनईटी है, मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस, तो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है ना हमारे पास, पीवाईक्यूज, और इवन जो आप मॉक टेस्ट देंगे गेट फिजिक्स में, तो इन पर आपने ज्यादा से ज्यादा जो है यहां पर तैयारी करनी है। ठीक है ना, इसको फोकस करना आपने, देखो, क्योंकि एमसीक्यू लगभग जो है ना, मतलब सब करते हैं एमसीक्यूज, लेकिन एमएसक्यू एनईटी में चांस ये है कि गलत हो जाए क्वेश्चन, है ना, गलत होने के जो मतलब ज्यादा चांसेस है। तो ऐसे केस में रिस्क ना लें आप, तो आपको इन दो चीजों पे, एमएसक्यू और एनईटी पे ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको देखो पता है भी ये वाला क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट लगेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट आते आते भी कई स्टूडेंट गलत कर देते हैं, क्योंकि एनईटी टाइप है, अब ऑप्शंस तो है नहीं उसके अंदर, हो सकता है वो फॉर्मूला सही लगा रहे हो सकता है वो आंसर तक अराइव करने भी जा रहे हो और बिल्कुल सही जा रहे हो, लेकिन लास्ट स्टेप में उन्होंने गलती कर दी कहीं कहीं। ठीक है, तो फिर यहां पर आपको एक प्रैक्टिस चाहिए होती है, इट इज वेरी नेसेसरी फॉर दैट। ओके, तो पीवाईक्यूज में आपको इन दो चीजों पर काम करना होगा, क्योंकि एमसीक्यूज तो मुझे लगता है सभी स्टूडेंट्स जो है वाकिफ हैं इस चीज से, लेकिन एमएसक्यू और एनईटी जो है इन पर आपको फोकस करना है। ठीक है, और लास्ट चीज ये आती है कि कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि हमारे पास जो नेगेटिव मार्किंग होती है इसके अंदर है एग्जाम में, नेगेटिव मार्किंग है, हाँ एमएसक्यू एनईटी में नहीं है, तो एमएसक्यू एनईटी में नहीं है तो हम स्टूडेंट को बोलते हैं कि ठीक है चलो, आप यहां पर अगर आपको लगता है तो रिस्क लिया जा सकता है इन केसेस में, लेकिन अगर आप एमसीक्यू में भी रिस्क ले रहे हो, यहां पर भी रिस्क ले रहे हो, तो दोनों चीजों में रिस्क लोगे तो कैसे चलेगा। और यहां पर नेगेटिव मार्किंग को वहां रिस्क नहीं लेना चाहिए। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है वो हमारे पास 100 मार्क्स का पेपर होता है। 100 मार्क्स में अगर आप रिस्क लेने की सोच रहे हो नेगेटिव मार्किंग के साथ, तो आपके फिर अच्छे रैंक नहीं बनने वाली है। ठीक है, कोई एक दो क्वेश्चन होता है, 2-3 क्वेश्चन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 10-10 क्वेश्चन में आप लोग रिस्क ले रहे हो, 5 क्वेश्चन में रिस्क ले रहे हो, 15 क्वेश्चन में रिस्क ले रहे हो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब मान लीजिए आप नेट एग्जाम है, अब नेट एग्जाम में हम क्या बताते हैं, नेट एग्जाम में आप पार्ट सी और इवन पार्ट बी, इन दोनों में कोई भी नेगेटिव मार्किंग क्वेश्चन ना करें तो बेहतर है आपके लिए। ठीक है, जितना आता है उतना आप करें इसमें। लेकिन जो पार्ट ए है, पार्ट ए में एक क्वेश्चन
2 मार्क्स का होता है, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/4 की है, मतलब 0.5 मार्क्स आपका डिडक्ट होने वाला है। अब यहां 0.5 मार्क्स डिडक्ट होगा, और पार्ट बी और सी में कितना होगा 0.875, और यहां होगा 1.25। तो ये हमारे पास मेजर रोल प्ले करेगा पार्ट बी और सी, और इसमें भी पार्ट सी। अब कई स्टूडेंट देखो पार्ट सी में अगर तुक्के लगाएंगे तो फिर वो तो गलत हो जाएगा ना वो चीज, ठीक है। तो उससे क्या होगा, रैंक इंप्रूव नहीं होगा। अगर आपको लगता भी है कि ये क्वेश्चन का आंसर ये होगा, तो भी आप रिस्क मत लीजिए, ठीक है ना, आप सिर्फ सोच पा रहे हो उसको। और पार्ट सी और पार्ट बी में तो ऐसा होता है कि आपका एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए, एग्जैक्ट आंसर आता है तभी तो वही करेक्ट माना जाएगा ना। ऐसा थोड़ी नहीं कि पार्ट सी का आप सोल्व कर रहे हो और आपका आंसर ही अलग आ रहा हो, आप खुद से कुछ अज्यूम नहीं करना, मतलब मेन बात ये है, ठीक है। तो मॉक टेस्ट एट द लास्ट टाइम, लास्ट मिनट रिवीजन, फॉर्मूला शीट आपको जरूर बनानी चाहिए। एमएसक्यू एनईटी पर ज्यादा फोकस करना है। कैसे फोकस करेंगे, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करके, मॉक टेस्ट दे करके आपको पता चलेगा, ठीक है, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा होगी। और इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग को नहीं करना है अटेम्प्ट, नेगेटिव मार्किंग है इसके अंदर, इसलिए जो आपको क्वेश्चंस नहीं आते हैं उनको छोड़ दीजिए, नहीं करना है उसको, ठीक है ना। और इसके अलावा हमारे पास जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, ये 5 मेजर सब्जेक्ट्स, इन पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना होगा। अगर आप चाहते हैं इन एग्जाम्स को आप क्रैक कर पाए एक अच्छे रैंक के साथ, तो यहां पर आपको इनको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी अगर आप लेकर के चलेंगे तो आप इन एग्जाम्स को अच्छे से क्रैक कर पाएंगे। गेट फिजिक्स से नहीं, बल्कि आप जेस्ट है, आईआईटी जैम है, बार्क है ना, इन सब के लिए ये सेम हम जो है सजेस्ट करते हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो ये गलतियां नहीं करनी। कुछ स्टूडेंट क्या होता है, पता होता है लेकिन फिर भी गलती करते हैं, तो ऐसा नहीं है। आपको मॉक टेस्ट देना है लास्ट के अंदर, लास्ट मिनट रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और फॉर्मूला शीट बनाना भी इंपॉर्टेंट है उतना ही, ठीक है। एट लास्ट यहां पर मैं आपको बता दूं, अगर आप सीएसआर नेट अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो 455 प्लस मॉक टेस्ट टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्रोवाइड कर रहा है फॉर ऑल द कोर्सेज लाइक लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस एंड मैथमेटिकल साइंस। इसमें आपको 22 प्रीवियस ईयर पेपर्स और 26 प्रीवियस ईयर चैप्टर टेस्ट यहां पर मिलने वाले हैं। और इस मॉक टेस्ट का प्राइस रखा है 657 रुपीज, लेकिन आपको 20% का यहां पर डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप कूपन कोड विशाल के का यूज करते हैं। तो अभी जाइए और इस ऑफर का आप लाभ उठाइए। और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आता है स्टडी से रिलेटेड, क्लास से रिलेटेड, या फिर कोई क्वेरी हो, तो फिर आप उसके लिए ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके, ठीक है, अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जितनी भी नई वीडियोस हैं उनका आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नई स्ट्रेटेजी के साथ, जिसमें हम बात करेंगे कि गेट फिजिक्स जो है उसमें जो सेफ स्कोर है आपका, है ना, वो कितना होना चाहिए, ठीक है। थैंक यू।